आदाब नाजरीन, आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। नाजरीन, आज हम जो मसला लेकर बैठे हैं उसमें हम तस्करा करेंगे कि क्या ईरान ने जो मिसाइल टेस्ट किए हैं अभी इसी हफ्ते, उससे इसराइल को कितना बड़ा ख़तरा है। और इस मैसेज के बाद जो इसराइल के लिए उसने लिखा था अपने मिसाइल्स पे कि वक्त के पन्ने से इसराइल को मिटना ही होगा, उसका वजूद ख़त्म होना होगा, ये सब लिखने के बाद, इस मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका और ईरान के जो रिश्ते अभी बने थे न्यूक्लियर डील को लेकर, उस पर क्या असर पड़ेगा और बाकी जो दुनिया है और ईरान के आसपास जो मुस्लिम ममालिक हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। क्या ईरान इस सब से और इसराइल के ख़िलाफ़ जाकर मुस्लिम ममालिक में अपना भरम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो मुस्लिम ममालिक का बिग ब्रदर बनना चाहता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, भले एडवांस फ़ौज या एडवांस हथियार बहुत सी मुल्कों के पास हों अरब ममालिक में, लेकिन जो ईरान के पास है वो बाकी अरब ममालिक के पास नहीं है। ईरान का हम जानते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी है, और लिहाजा इसी बात के साथ ये सवाल उठने लाजमी होते हैं कि ईरान की असल में मंशा क्या है। क्या वो सीधे नाराज़गी मोल ले सकता है अमेरिका से? चूँकि हिलेरी क्लिंटन ने भी कहा है कि इस मिसाइल टेस्ट के बाद अब ईरान को नए बैन झेलने होंगे या उस पर नए बैन लगाने होंगे ताकि आगे वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम ना दे। होगा क्या, इस सब पे हम तस्करा करने के लिए बैठे हैं। आज हमारे पैनल में मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। सबसे पहले कमर तबरेज़ साहब सीनियर सहाफ़ी के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल में, और प्रोफेसर इश्तियाक दानी साहब हैं हमारे साथ, वेस्ट एशियन स्टडीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जामिया हमदर्द में प्रोफेसर हैं, और साथ ही जावेद जमील साहब हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, तर्जिया निगार हैं। इन सब मेहमानों का खैर मकदम है हमारे इस शो में, और आप सबसे सवाल जवाब करेंगे, समझेंगे कि ईरान के मिसाइल टेस्ट के बाद क्या सूरत हाल बदलेंगे और क्या कुछ उथल पुथल हो सकती है। चूँकि अभी बहुत बड़ा तो कहीं से बयान नहीं आया, लेकिन जितने भी बयान आए हैं उससे लग रहा है कि थोड़ी से रास्ते अब ईरान के लिए तंग हो जाएंगे। और ईरान के इस सब के पीछे वजह क्या थी या वजह क्या है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। जनवरी में दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ हुई न्यूक्लियर डील के अमल में आने के बाद ईरान पर लगी पाबंदियां हटा ली गई थी, लेकिन अब फिर ईरान पर नई पाबंदियां लगाने की आवाज उठने लगी है। दरअसल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 2 कद्र मिसाइलों का मुल्क के शुमाली हिस्से में टेस्ट किया। ये मिसाइलें 1400 से 2000 किलोमीटर तक मार करने की कुव्वत रखती हैं। ईरान से तेल अवीव और यरूशलेम की दूरी तकरीबन 1000 किलोमीटर है। ब्रिगेडियर जनरल अमीर हाजीजादे ने कामयाब मिसाइल टेस्ट के बाद कहा, ईरान 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को डेवलप करने में जुटा है। इसका मकसद दुश्मन यहूदी हुकूमत यानी कि इसराइल को निशाना बनाना है। ईरानी फौज के मुताबिक ये मिसाइलें मुस्लिम ममालिक को हिफाजत और ताकत देंगी। गौरतलब है कि ईरानी फौज वहाँ के सदर हसन रूहानी के बजाय सीधे मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को रिपोर्ट करती है। अमेरिका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने ईरानी वजीर खारजा जावेद जारिफ को फोन कर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट पर एतराज जताया था। अमेरिका ने तेहरान के इस कदम को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में उठाने की बात की है। अमेरिका की दलील है कि मिसाइल टेस्ट सलामती काउंसिल की शर्तों के खिलाफ है और इसका नतीजा ईरान पर नए इकनॉमिक बैन होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अगले अमरीकी सदर के लिए दावेदारी पेश करने वाली हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट से काफी फिक्रमंद हैं। हिलेरी क्लिंटन ने ईरान पर कड़ाई से नजर रखने की वकालत करने के साथ ही कहा कि ईरान को नई पाबंदियों का सामना करना चाहिए और आलमी बिरादरी को ये दिखाना चाहिए कि वो इजराइल को ईरान से होने वाले खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि क्या इन मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका और ईरान के बीच नए रिश्तों में कोई दरार पड़ जाएगी? इजराइल ईरान को कोई ठोस जवाब देगा? ईरान का बाकी मुस्लिम ममालिक में भरम बढ़ेगा, जिसकी ईरान कोशिश भी कर रहा है? और क्या ईरान के साथ सऊदी अरब के रिश्तों में कोई नई राह खुलेगी या किसी दबाव में हालात और ख़राब होंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान रूस की मदद से पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक नई कंट्रोलिंग पावर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है? तो नाज़रीन, आप सबने रिपोर्ट देख ली। अब सवाल जवाब का सिलसिला अपने मेहमानों से शुरू करते हैं। सबसे पहले कमर तबरेज़ साहब,
ईरान के 2 मिसाइल टेस्ट उससे पहले भी टेस्ट हुए थे और इसकी ताकीद दी गई थी। जो एक न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें मसौदा तय था कि ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट नहीं करेगा ईरान। हालांकि जो नॉर्म्स हैं उस न्यूक्लियर डील में उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन लंबी दूरी फिक्र पैदा करती है। 2000 किलोमीटर की जद में इसराइल का कोना कोना आता है और उस पर जो मैसेज, जो पैगाम लिखा है मिसाइल पर कि वक्त के पन्ने से इसराइल का नामो निशान मिटना होगा, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, आज वाशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट छपी है उसमें ये जो तस्वीर दी गई है उन मिसाइलों की, उन मिसाइल्स पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है जिसका ये दावा कर रहे थे जी कि इसराइल को धमकी दी गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये न्यूज़ आई फारस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से। फारस न्यूज़ एजेंसी जो है वो नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, वहाँ से आई। इससे पहले किसी को पता नहीं था। जहाँ तक हम जौहरी मुआहदे की बात करते हैं जो अमेरिका के साथ हुआ है, तो उसमें ये बात तो लिखी गई है कि ईरान कोई ऐसा मिसाइल नहीं बनाएगा जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स को ले जा सके। ठीक। तो इसीलिए ईरान ने ये कहा है, और यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से भी ये बयानात आए हैं कि इसमें किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं दिख रही है। ईरान को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। ठीक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कल बयान ये आया है कि चूँकि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है ही नहीं है, और दूसरी दलील ईरान की ये है कि कल को, अगर पहले भी होता रहा है, माजी में भी ऐसा हुआ है कि उसके एक ठिकाने पर इसराइल ने मिसाइल से हमला करके उसको तबाह कर दिया था, कल को उसके किसी फौजी ठिकाने पे हमला होता है तो क्या अमेरिका या दूसरी जो वेस्टर्न पावर्स हैं, क्या वो उसके साथ खड़े होंगे ईरान का दिफा करने के लिए? तो जाहिर है ये हर मुल्क का, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनको अपनी हिफाजत का हक तो है ही है। तो जाहिर है उस खित्ते में इसराइल की वजह से तमाम जितने ममालिक हैं उस इलाके के, उन तमाम ममालिक का सवाल जो है मैं प्रोफेसर इश्तियाक दानिश से लूँगा। ये हमने नेगेटिव बात की जो हाजीज़ादे के बयान था, जो कि रॉयल गार्ड्स कमांडर हैं आमिर अली हाजीज़ादे, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ अपने बयान में कही कि ये मिसाइलें मुस्लिम ममालिकों को हिफाजत और ताकत देंगी। क्या इस बयान से हम देखें कि एक लीडरशिप अपनी तरफ से डिक्लेयर करने की कोशिश भी है ईरान की इसमें कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो दरअसल आपको ताकत देगी, आपको हिफाजत देगी, और दूसरा एक बड़ा भाई बनने की, बिग ब्रदर बनने की एक चाह है ईरान के अंदर इस रीजन में? नहीं, असल में ऐसा है कि ईरान ने जो ये बातें कही ये नई नहीं है। जब से इनकलाब आया है तब से वो यही बातें कह रहे हैं कि हम सिर्फ ईरान नहीं हैं बल्कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं। और हम सारे इस्लामी मुल्कों मिसाइल के नज़रिए से कहा। हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर। इधर थोड़ा सा सीरिया के मसले को लेके और हिजबुल्लाह का जो लेबनान में मसला है उन पे ये इल्ज़ाम लगने लगा, और ये गालिबन इम्प्रेशन भी जाने लगा जो लंबी दुनिया है उसमें कि ये भी एक शिया सल्तनत होकर रह गए हैं, और जो पहले ला शर्किया, ला गरबिया, ला शिया, ना सुन्निया का नारा लगाते थे उससे गालिबन हट गए हैं। तो एक तो उसे रीअसर्ट करने की और उस ग्राउंड को रिकैप्चर करने की कोशिश है कि दोबारा हम जो है लोग हमें उसी नुक्ते इमेज को साफ करने की, हाँ, अपनी ये है। और दूसरी एक जो चीज़ है कि ये जो मगरबी मीडिया पेश कर रहा है या दूसरे लोग कर रहे हैं कि इजराइल को ख़तरा है, इजराइल को ख़तरा, बेसिकली इजराइल के पास तो इतने हथियार हैं, इतने एटम बम हैं जिनका वो कोई शुमार नहीं है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ पाबंदी लगनी चाहिए, नहीं है। तो एटम बम तो उसके पास हैं, अगर वो चाहे तो चंद घंटों और चंद दिनों में जो है पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है। तो जो फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आया है वज़ीर ख़ारजा के ईरान के, वो ये है कि ये तो हमारा अपना एक दिफाई प्रोग्राम है, हम अपने दिफा के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, उसने ये कहा। बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जो न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने के लिए वो अहल होता है, कैपेबल होता है, ये दूरी तक मार करने वाला। चूंकि ये 1400-1500 किलोमीटर पर कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल, वो इस वजह से कह रहे हैं क्या बदनाम करने की कोशिश, अपने आप बचाव के भी हथियार नहीं बना सकते। जो उनका ये कहना है, ईरानियों का ये कहना है कि इसकी रेंज जो है 1400-1500 किलोमीटर वहाँ तक मार करने की है, और ये न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन न हो, ट्रेडिशनल वारहेड भी अगर हो और ज़्यादा वो जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक, जावेद जमील साहब, अमेरिका के साथ जो एक, या वर्ल्ड की पावरफुल जो मुल्क हैं उनके साथ जो एक न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान की, उसके बाद ये मिसाइल्स जो टेस्ट हुए, उसके बाद
टेस्ट के बाद जो बयान आया हिलरी क्लिंटन का, उन्होंने कहा कि ये फिक्र पैदा करने वाले हैं और हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा अमेरिका उठाएगा। देखिए, अभी तक असल में जो अमेरिका की तरफ से बयानात आए हैं उसको अगर गौर से देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा मुखालफत ईरान के इस टेस्ट की नहीं हुई है, बल्कि उनकी तरफ से तो बयान ये आया है कि ये न्यूक्लियर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। और 1929 जो एक रिजोल्यूशन यूएनओ का था, उस रिजोल्यूशन के बारे में ये कहा गया कि उसकी खिलाफ वर्जी दरअसल इससे होती है। लेकिन उसके बारे में भी ये बात आई कि जब ये न्यूक्लियर ट्रीटी हुई तो उसमें यह तय कर दिया गया कि अब 1929 रिजोल्यूशन के अंदर जो कुछ बातें थी वो इस ट्रीटी से खत्म हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों की राय यह है कि इसको यूएनओ के अंदर उठाया जा सकता है। लेकिन ईरान अपना सारा गेम उसने पिछले तकरीबन 30 जब से रिवॉल्यूशन आया है, बड़ा स्मार्टली वो एक गेम अपना प्ले करते आया है। और उसने अमेरिका को भी, अमेरिका से न्यूक्लियर ट्रीटी करने के बाद में अमेरिका को बिल्कुल एक आइसोलेट करने की कोशिश की है, यूरोप से ताल्लुक पैदा करने की कोशिश की, ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिका को किसी हद तक आइसोलेट करने की कोशिश की। अमेरिका की मजबूरी आज की तारीख में यह है कि ओबामा का चूँकि वक्त ख़त्म होने वाला है, दौर उनका ख़त्म होने वाला है, दौर सदारत का, और ओबामा न्यूक्लियर ट्रीटी को अपने दौर का सबसे कामयाब तरीन एक तमगा के तौर पर दुनिया के सामने पेश करते रहे और करना चाहते हैं। और वो इसको किसी भी सूरत में अपने दौर के अंदर इसको ख़त्म होते या इसको नुकसान होते देखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, इसलिए इस बात की तवक्को मेरा बहुत एक कम है। सवाल और है आपसे, लेकिन वक्त चूंकि एक वक्फे का हो चला है, उस सवाल को मैं आपसे ही आके लूँगा। हम अपने सवालों में ईरान के साथ अब सऊदी अरब को लाएंगे। उस रिश्ते को भी लाना बहुत ज़रूरी है और समझना है बाकी ममालिक से भी ईरान के कैसे रिश्ते इस मिसाइल टेस्ट के बाद होंगे, या जो उसने बयान दिए हैं कि ये हमें ताकत देगी मुस्लिम ममालिक को, ये वो वगैरह। फ़िलहाल वक्त एक छोटे से वक्फे का। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल जवाब और भी। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। जावेद जमील साहब, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, सऊदी अरब और ईरान के बीच यमन में तल्खियाँ बढ़ रही थीं, लेकिन कुछ हम नरमी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और इस मिसाइल टेस्ट के बाद जो उसने खुद कहा है ईरान की तरफ से, अब जो अखबारों में आई है बात कि ये मुस्लिम ममालिक को हिफाजत देंगी, उनकी सिक्योरिटी के लिए है मिसाइल, यानी एक तरफ से अब एक हाथ बढ़ाता हुआ ईरान दिख रहा है कि आप लोगों को कोई ख़तरा नहीं है, डिक्लेयर कर दिया ये सिर्फ इजराइल के लिए। देखिए, ईरान तो मुसलसल शुरू से, जब से इनकलाब आया आयतुल्लाह खुमैनी की पूरी सरबराही के अंदर, तो वहाँ जैसा कि प्रोफेसर दानिश ने कहा कि वहाँ का उनका नारा ये था कि ला शर्क़िया ला ग़रबिया इस्लामिया इस्लामिया और ला सुन्निया ला शिया इस्लामिया इस्लामिया। और उसका ऊपर वो हत्तल इम्कान अभी तक मैं समझता हूँ, हालांकि सीरिया का सवाल और हिजबुल्लाह का सवाल लोग उठाते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलउमूम उन्होंने ईरानी इनकलाब को शिया इनकलाब बनाने की कोशिश नहीं की, उसको एक इस्लामी इनकलाब के तौर पर ही दुनिया के सामने पेश किया। और कमोबेश सभी इस्लामी ममालिक से उन्होंने ताल्लुकात को इस्तवार करने की कोशिश की। यहाँ तक कि सऊदी अरब से भी उनकी तरफ से अपनी तरफ से कोशिशें होती रही हैं, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से कुछ पिछले दिनों कुछ अपनी तरफ से उनके ऐसे इक़दाम होते रहे हैं कि जिससे ये तलखी बढ़ी है। हालांकि अब पिछले कुछ दिनों के अंदर ये नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से भी शायद इस बात की अब कोशिश हो रही है कि जो गर्मी आ गई थी, ताल्लुकात के अंदर जो कशीदगी पैदा हुई थी, उसको निस्बतन कम किया जाए। चूँकि जो पिछले सऊदी अरब का ये बयान बड़ा परेशान कुन था कि साहब वो सीरिया के अंदर बाकायदा अफवाज भेजेंगे, लेकिन उसमें निस्बतन अब कुछ कमी आती महसूस हो रही है। लेकिन चूँकि यूरोप के ममालिक इस वक्त बहुत हद तक ईरान के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप के अंदर जिस किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें ईरान की से ताल्लुकात उनके लिए उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का एक बहुत बड़ा एक रास्ता बन गया। हम इसे अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल के रेट गिरे इंटरनेशनल मार्केट में, क्या ईरान के साथ बैठकर सऊदी अरब और बाकी दो चार ममालिक जिनके पास क्रूड ऑयल है उसे संभालने की कोशिश करने की तरफ एक इशारा करते हुए ये बात भी देखने नहीं होगी? अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो तलखी है, ये असल में एक बहुत बड़ी वजह है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं हो पाता। अगर ये दोनों आपस में मुत्तहिद हो जाए और इनके दरमियान जो तलखी कम हो जाए, तो फिर आप देखिए पूरा पस मंज़र, पूरा मंजर नामा चेंज हो जाता है, उसके अंदर ज़बरदस्त तब्दीली आ जाती है। उसके बाद में फिर मगरिबी ममालिक के लिए इस्लामी ममालिक को तोड़कर अपने मकसद पूरा करना उस बहुत आसान नहीं रहता। फिर उसके बाद में मेरा सवाल ये था इश्तियाक दानिश साहब कि जिस तरीके से ईरान ने ये जो मिसाइल टेस्ट किए, उनके गार्ड्स की तरफ से होते हैं और गार्ड सीधे रिपोर्ट करते हैं
आयतुल्लाह अली खामनेई को, ठीक है, जो कि उनके सुप्रीम लीडर हैं, यानी कि हसन रूहानी को नहीं। जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यूक्लियर डील की गई थी और ये जो गार्ड्स की तरफ से जो मिसाइल टेस्ट किए गए, क्या मैं समझना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए से वहाँ जो बैठे हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ये समझें, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी और आयतुल्लाह अली खामनेई या सुप्रीम लीडर की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, या इनमें बातचीत होती भी है? क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत जो वो न्यूक्लियर डील करती है और दूसरी तरफ आप मिसाइल टेस्ट करते हैं, हालांकि उस दायरे में नहीं आते, लेकिन अगर ये बढ़ गए तो फिर नए बैन लग जाएंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली कभी कभी हुकूमत की पॉलिसी होती है कि मुख्तलिफ ओहदेदार जो है, डिफरेंट वॉइसेस जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ों में बात करें, तो वो उस नुक्ते नज़र से है। और ये ईरान का पावर स्ट्रक्चर शाह को हटाने के बाद ऐसा बनाया ही गया था, उसमें डिक्टेटरशिप नहीं आ पाए। वो वेस्टर्न स्टाइल जो मगरबी तर्ज की जमहूरियत भी नहीं ले सकते थे, इसलिए कि उसमें जो उनका इस्लाम है वो बेसिकली शिया इस्लाम है, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम का बहुत बड़ा दर्जा है, और वो उस चीज़ को लाना चाहते थे। इसी वजह से ये देखिए, फ़ौज अपनी जगह पर कायम रही जो शाह के कायम हुई थी, बनाई हुई थी। उसी के साथ साथ उन्होंने ये जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदाराना इनकलाब बोलते हैं इनको, यानी इनकलाब के हिफाजत करने वाले जी, ये इसको किया गया। वो जो है नॉर्मल एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है फ़ौज, और ये जो है सुप्रीम लीडर जो इनकलाब का मुहाफिज है उसके अंडर में है। ये उनके यहाँ जो पावर की, ताकत की या इख्तियारात की जो तकसीम है उसके हिस्से में। और जहाँ भी इस तरह की चीज़ होती है कभी कभी जो है कम्युनिकेशन गैप की वजह से, और कभी कभी डेलिबरेटली जो है दानिस्ता तौर पर जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ में बोलते हैं, मुख्तलिफ गोशों को मुख्तलिफ पैगाम देने के लिए। ठीक है, ये दोनों। मेरा अगला सवाल आपसे है कमर तबरेज़ साहब, छोटा सा सवाल ये कि हिलरी क्लिंटन ने एक बात और की, क्योंकि हम जानते हैं वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और सबसे आगे भी चल रही हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी इजराइल को ईरान से होने वाले किसी भी ख़तरे को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इसी डिबेट में आ चुका है हमारे कितने एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं इसराइल के पास, हम भी उनसे लेते हैं, दुनिया के कई ममालिक लेते हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन की जैसे की बात और ज़्यादा ख़तरनाक वेपन्स की बात हुई, हथियारों की, लेकिन उसको कोई ख़तरा एक किसी कंट्री के मिसाइल टेस्ट से होने लगा और उसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। इस नज़रिए छोटा सा कमेंट चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत ही क्लियर है इसमें कि चूँकि ओबामा ने ये न्यूक्लियर डील किया है ईरान के साथ जी, और उन्हीं की पार्टी से हैं ये भी, हिलरी क्लिंटन। तो आने वाले दिनों में कोई भी सदर अगर मुंतखब होता है जी, और अगर इस ट्रीटी को वापस ले लिया या विड्रॉ कर लिया ईरान के साथ और दोबारा सैंक्शन लगा दिया, तो आलमी जितनी भी ताकतें हैं दुनिया में उसका एतबार ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये रेजोनेंस जो है, ये तमाम इशारे अमेरिका के अखबार पढ़ लीजिए 2-3 दिन पहले के, उन तमाम में ये बातें लिखी हुई हैं कि ये मजबूरी है अमेरिका की कि जो इसने फ़ैसला ले लिया है और एक बड़ा फ़ैसला है, और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में उस न्यूक्लियर माहदे के बाद इसराइल ने पूरी दुनिया में जो है एक लॉबी तैयार करने की कोशिश की, इवन हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में भी आकर के उसने कोशिश की कि ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया जाए। लेकिन जाहिर है कि सबको हक़ है ये कि न्यूक्लियर पावर का अगर पुरअमन इस्तेमाल किया जा रहा है तो दुनिया का कोई भी मुल्क उसका इस्तेमाल कर सकता है, करने देना, इस पर किसी की इजारादारी नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी मुल्क को खुल्लम खुल्ला छोड़ दें और किसी के ऊपर दबाव डाल दें। लेकिन वो नेशनल दुश्मन है इजराइल और ईरान, इस वजह से वो नहीं चाहते कि ईरान किसी भी सबब ताकतवर बन जाए। लेकिन साहब, जब छोटे से बच्चे को गोद में मार देता है इसराइल, हाँ, तो जाहिर है कि अमेरिका के ऊपर ये दबाव बनता है कि आप वहां पर भी आवाज़ उठाएं इसराइल के खिलाफ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ जो है सारी दुनिया देख रही है कि जुल्म हो रहा है और एक आदमी अपने दिफा के लिए कैसे ले। अमेरिका में तो अपर लेयर में वही बैठे हैं ना, अपर लेयर में तो वही बैठे हैं। हाँ, लेकिन फैसला कौन कैसे लेगा? तो खुद एक्सटेंशन है वेस्टर्न, पूरा वेस्टर्न। और अब तो ये कहा जा रहा है कि आप रिकॉग्नाइज कीजिए इसराइल को वहाँ पर, एक मिडिल ईस्ट के। ठीक है, वक्त यहाँ पर एक और छोटे से वक्फे का उछला है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल जवाब और भी फौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। वक्फे के बाद अगला सवाल जावेद जमील साहब, एक रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी थोड़ी देर पहले कि S-300 मिसाइल्स जो हैं ईरान को फरवरी में 2016 में भेज दी या बेच दी रशिया ने। रशिया का इन्वॉल्वमेंट एक बार फिर से इस बहस में, रशिया और S-300 मिसाइल जो हैं वो सिस्टम पूरा ईरान को अगस्त सितंबर 2016 में भेजेगा। 2016 में 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 2016
ईरान की एक बैक बनती नज़र आ रहा है रशिया पूरे तौर पर, और ये वाकई अमेरिका से लेकर इजराइल तक के लिए फिक्र पैदा करने वाली चीज़ है। देखिए, ईरान ने जो सबसे स्मार्ट मूव, जिसे मैं कह सकता हूँ पॉलिटिकल इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 2 साल में जो खेला है, वो ये है कि उसने इस रूस के साथ में एक किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली। और अब ये दुनिया जो पहले आज से तकरीबन 2 साल पहले तक एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी, वो अब बाइपोलर वर्ल्ड बन चुकी है। अब अमेरिका कहीं ना कहीं डिफेंसिव है, वो सीरिया में भी नजर आ रहा है, और अब पूरा जो गेम है वो रशिया कहीं ज्यादा खेल ये रहा बात है। जोड़ना ठीक रहेगा कि रशिया असल में बैलेंस कर रहा है सब कुछ। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में बैलेंसिंग पावर जो है, बैलेंसिंग पावर रशिया हो गया रशिया है। क्या? और उसके अलावा अब जो असरात हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, एक तकरीबन 25 साल पहले का सिनारियो देखिए आप कि इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे और बहुत सारे ममालिक, सबके अंदर कहीं ना कहीं अमेरिकन असरात कहीं ज़्यादा थे। लेकिन आज की तारीख में ईरान के असरात भी कहीं ज़्यादा हो गए हैं। आज इराक, लेबनान, सीरिया, लिबिया, ये इन सब में ईरान के असरात कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब अमेरिका नंबर 1 पावर नहीं रह गया है। अब वहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया और ईरान का जो अलायंस जो है वो एक सुप्रीम पावर की हैसियत से वो इमर्ज हुआ है। और इससे जाहिर है अमेरिका को परेशानी, और ख़ासतौर पर अमेरिका इसलिए भी परेशान है कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं अब अमेरिका खेल समझने लगे और अमेरिका के साथ उस हद तक जाने को तैयार नहीं है जितने वो पहले। और हर कोई चाहता है जो नई ताकत है उसके साथ जाया जाए, उभरती हुई ताकत, और जो दिख रही हो मजबूत हो, जिसके साथ लोग हों उसके साथ। तेहरान के अंदर यूरोपियन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस की एक पूरी होटल भरे पड़े हैं आजकल। ठीक है, आजकल मीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर इश्तियाक दानिश साहब, ये जो पूरी बहस हुई उस पर आपका नज़रिया जानना चाहते हैं, और ये कि ईरान ऐसे मिसाइल टेस्ट के बाद क्या लगता है मुमकिन है कोई नई पाबंदियाँ आएंगी, क्योंकि इसकी पैरवी भी होने लगी है, इसकी हिमायत में आवाज़ भी उठने लगी कि नई बैन लगाइए, भले आप न्यूक्लियर डील कैंसिल ना करिए। लेकिन देखिए, हिलरी क्लिंटन की तरफ से एक वादा बयान है कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, नए सैंक्शन लगने चाहिए। हिलरी क्लिंटन का बयान बेसिकली जो है वहाँ के जो जोइश वोटर हैं, जो आमतौर से ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा है, और इंटरनेशनल ऑडियंस को वो एड्रेस नहीं कर रही हैं। दूसरी बात जो ये कि ये अमेरिका जो है के साथ एक मतलब डायलेमा है। एक ये है कि इजराइल को कैसे बैलेंस करे इस पूरी पिक्चर में, इसलिए कि ईरान जो है, जो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसकी जो अपनी सियासत है, उसको किसी न किसी लेवल पे जो एंटी इजराइल होना है, कुछ भी करे या न करे, लेकिन उसे एक पोस्चर ये लेना है कि वो एंटी इजराइल है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक न्यूक्लियर डील को लेके अमेरिका और ईरान बैठे हैं। इस इशू पे जॉन केरी ने फ़ौरन टेलीफोन किया। अभी जावेद जमील साहब ने कहा कि होटलों में यूरोपियन बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। देखिए, जब पाबंदियां हटी हैं तो बहुत सारी चीज़ों इंटरनेशनल ट्रेड बिला वजह इसमें शक नहीं है, ईरान ने नुकसान उठाया है, लेकिन ईरान ने उन नुकसानात को उठाना बर्दाश्त किया था, झुकना बर्दाश्त नहीं किया था, और अपने आप को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, उसमें वो कामयाब। डॉक्टर कमर तबरेज़ साहब, मैं आपसे सवाल लूँ तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि एक तरफ अमेरिका की तरफ बढ़ते हुए हाथ नज़दीकी के दोस्ती कह रहे हैं न्यूक्लियर डील के बाद, और दूसरी तरफ इजराइल के लिए धमकी बनना, थ्रेट बनना, या इजराइल को ऐसे सीधे सीधे तौर पर चेता देना, या आप कहना कि नहीं अब आपका वक्त के पन्ने से, भले वो किसी ने लिखा हो या आपके हर कोने में मिसाइल गिरेगी। अमेरिका के साथ और इजराइल के खिलाफ कैसे एक साथ चल सकेगा ईरान? ईरान की तो बहुत क्लियर है पॉलिसी, उसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और जैसा कि अभी जावेद जमील साहब ने बताया, दूसरे साहब ने भी बताया कि सैंक्शन जो लगाए थे अमेरिका ने पहले, तो अब ये मजबूरी के तहत यूरोपियन ममालिक के जब ये मुआहदा हुआ है अभी, और जो उसके हथियार बनाने के जितने भी अदारे हैं उन पर निगरान रखा गया है IAEA के, जो जौहरी तवानाई का जो अदारा है, जो कि इसकी निगरानी करता है जाकर। उसने अभी हाल ही में जनवरी में एक रिपोर्ट दी है कि ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे कि उस खित्ता के किसी मुल्क को या इसराइल को ख़तरा हो। ठीक है, तो हमने इस पूरी बहस में अपने मेहमानों से सवाल जवाब करे। ईरान के जो मिसाइल टेस्ट हुए उसमें जो कुछ कहा गया, उसके बाद जो कुछ आवाज़ें उठी, चाहे वो बैन नए लगाने की बात हुई हो, चाहे ईरान के गार्ड्स की तरफ से बात हुई कि वक्त के पन्ने से इसराइल का नामो निशान मिटना होगा, इसराइल का वजूद ख़त्म होना होगा। दूसरी तरफ ये सारे हथियार इसराइल के लिए हैं, ये सारी मिसाइल्स इसराइल के लिए हैं, मुस्लिम ममालिकों से इसका कोई वास्ता नहीं। हाँ, ये उनको ज़रूर
एक सिक्योरिटी देंगी और उनकी बेहतरी के लिए मिसाइल डेवलपमेंट ईरान में चलता रहेगा। लेकिन इजराइल क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए आलमी मंजर स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाज़त, आदाब।